स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय में बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे थे वो था 9वीं शताब्दी के बाद उदय हुए उत्तर और दक्षिण भारत के छोटे छोटे राजवंश। उन राजवंशों की क्लास का संचालन मैंने किया था, जिसमें स्पेशल हमने अगर देखा जाए तो 2 से 3 वीडियो मैंने आपको डाला है। अगर ना देखे हो तो आप जा करके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें हमने स्पेशल जो आपसे बातचीत किया था वो ये किया था, ये सपोज करिए भारत उत्तरी भारतीय भूभाग जो सीमा है, ये जो उत्तरी भारत कर्क रेखा के ऊपरी वाला जो हिस्सा इधर गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद मैंने बताया छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त हुआ था। और इन छोटे छोटे राजवंशों में मैंने आपको 5 शासकों के बारे में बता दिया था, गढ़वालों के बारे में बताया था, गढ़वालों के बारे में बता दिया था। फिर इसके अलावा देखा जाए तो चंदेल के बारे में बताया था, चोल शासकों के बारे में, चंदेलों के बारे में बताया था। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने तमाम सारे ऐसे शासकों के बारे में बातचीत आपसे किया था, चौहान शासकों के बारे में बातचीत किया था। आज जो मेरी छूटी हुई 2 महत्वपूर्ण राजवंश है छोटे छोटे, उस मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। और वो राजवंश जो आज के हैं वो है परमार वंश। परमार वंश के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। परमार वंशों के बारे में जो मालवा पे शासन करने वाले होंगे, और एक हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे बंगाल पे शासन करने वाले सेन वंशों के बारे में बातचीत करेंगे। इन 2 वंशों के बारे में मेरी बातचीत आज चलेगी। इन 2 राजवंशों को जैसे हम लोग कवर कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों की जो अगली क्लास चलेगी उस क्लास में हम लोगों की जो बातचीत होगी वो दक्षिणा पथ से जुड़ी हुई इतिहास, यानी कि इस विंध्य पर्वत के नीचे और तुंगभद्रा नदी के ऊपर के तट के बीच इस वाले हिस्से के इतिहास को तब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज मेरी उत्तर भारत की सपोज करिए लास्ट क्लास है। फिर हम लोग इस पेज को पढ़ेंगे और ये पढ़ने के बाद हम ये सुदूर दक्षिण के इतिहास को बताएंगे। इस तरह से मैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो पूरा वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा, सारी वीडियो के कंटेंट को पूरी गुणवत्तापूर्ण सुनते चलिएगा, नोटबुक को साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, नोटबुक को आप साथ साथ बनाते चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा। मैं करता हूं अपने क्लास का प्रारंभ, लेकिन उससे पहले मेरा ये कहना होगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के दिए गए हौसलाओं से मैं अपनी पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हम अपनी क्लास का शुभारंभ करने। इतनी बातों को अगर चाहें समझने के लिए आप रख सकते हैं, बाकी मैं करता हूं अपनी क्लास का प्रारंभ। बंगाल के सेन वंशों के बारे में अगर देखा जाए तो बंगाल में शासन करने वाले जो पाल वंश थे, उन पाल वंशों के अस्तित्व के समापन के बाद बंगाल में एक नई वंश परंपरा आ रही है। और वो नई वंश परंपरा जो आ रही है वो है सेन वंश। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का अस्तित्व आता है, जिसके संस्थापक के रूप में सामंत सेन को माना जाता है। ये सामंत सेन जो था ये पाल वंशों के समापन के समाप्ति होने के बाद राढ़ नामक स्थान पर इसने नई वंश परंपरा को स्थापित किया था, जिसे हम आमतौर पे सेन वंश के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि छोटे छोटे इन तमाम सारे 9वीं शताब्दी के बाद उदय हुए राजवंशों में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाले बादशाहों की कहानी नहीं मिल पाती है, क्योंकि छोटे छोटे सीमावर्ती और सीमांत क्षेत्रों में शासन करने वाले इन बादशाहों के सामंतवादी प्रवृत्तियां कहीं न कहीं बनी हुई थी। ये जितने सारे राजवंशों का उदय हुआ ये कहीं न कहीं सारे राजवंश किसी न किसी के सामंत के रूप में ही थे और उसके बाद इनका उदय होता है, ऐसा कुछ भारतीय इतिहास के रूप में दृष्टिगोचित किया जाता है।
इतिहास के मुताबिक इस बात को बताया जाता है कि बंगाल में जब सेन वंशों का समय चलता है और जिसके संस्थापक सामंत सेन आते हैं, सामंत सेन के बाद इसका पुत्र आता है जो सेन वंशों के अगले उत्तराधिकार के रूप में शासन सत्ता को संचालित किया, जिसका नाम बताया जाता है विजय सेन था। विजय सेन की सबसे प्रमुख उपलब्धि ये मानी जाती है कि इसने पाल जो शासक मदन पाल था इसकी सत्ता को अंतिम रूप से उन्मूलन करने का काम किया था। यानी कि भारतीय इतिहास में देखा जाए तो पालों के इतिहास को अंतिम रूप से समापन करने का जो काम कर रहा है या अंतिम प्रमुख उपलब्धि लेने का जो काम कर रहा है वो पाल शासक मदन पाल के द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा इसी के शासनकाल के समय ये बताया जाता है कि जो विजयपुरी थी और विक्रमपुरी ये दो राजधानी सेन वंशों के समय स्थापित की गई थी। यानी कि सेन शासक जो थे वो सेन शासक दो राजधानी को स्थापित कर रहे हैं और सेन शासकों में जो विजय सेन था स्पेशल, इस विजय सेन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी पाल शासक मदन पाल को पराजित करना। इसके बाद कोई बहुत खास उपलब्धि दिखाई नहीं देती है, क्योंकि राजशाही सत्ता को संचालित करने वाले बादशाहों के अगर इतिहास को उठा के पढ़ेंगे तो कोई न कोई ऐसा कार्य प्रणाली उनकी जरूर रहती है। लेकिन हम लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन बिंदुओं पे बातचीत करना है जो बिंदु अक्सर एग्जाम में सवाल के नजरिए से एग्जामिनर का नजर पड़ता रहता है और वो सवाल अक्सर बन के बच्चों के पेपर के सामने आते रहते हैं। ऐसे बिंदुओं पे अगर बातचीत किया जाए तो जहां तक लग रहा है कि पढ़ाई की गुणवत्ता सारगर्भित रहेगी। तो हम देख रहे थे जो विजय सेन के बारे में, इस विजय सेन की कोई खास उपलब्धि अब नहीं मिल रही है। इसके बाद उत्तराधिकार के रूप में जो आ रहा है वो बल्लाल सेन आ रहा है। बल्लाल सेन के बारे में ये कहा जाता है कि इसने दान सागर और अद्भुत सागर इन दो ग्रंथों की रचना किया था। ये दोनों ग्रंथ आपको याद रखना है। बल्लाल सेन के बाद उत्तराधिकार के रूप में लक्ष्मण सेन आता है और इसने अपनी राजधानी को लक्ष्मवती, जो आज की लखनऊती के नाम से जानी जाती है, इसको अपनी राजधानी के रूप में उसने स्वीकार किया। और कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन एक नई संवत चलाया था जिसे लक्ष्मण संवत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस लक्ष्मण संवत का प्रारंभ लक्ष्मण सेन के ही द्वारा किया गया था। इसके शासनकाल में एक महाकवि थे, ये बात आप याद रखिएगा। जो महाकवि थे इनकी बात स्टेट पीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके खुद देखिएगा। ये जयदेव जो है इनके ग्रंथ जो है पूछा जा चुका है कि गीत गोविंद की रचना किसने किया है, जयदेव ने, और ये किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो आपको कहना है कि ये जो थे ये लक्ष्मण सेन यानी कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के शासनकाल से संबद्ध रखते थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो सेन राजवंशों की इतिहास में कोई बहुत रोचकता दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि धीरे धीरे सेन राजवंश धीरे धीरे पतनोन्मुख होते चले गए और सेन वंश के समापन के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि 9वीं शताब्दी के बाद उदय हुए उत्तर और दक्षिण भारत के छोटे छोटे राजवंशों में सारे राजवंश की अस्तित्व समाप्त हो गई, ऐसा नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारे राजवंश अभी भारतीय भौगोलिक सीमा के अंदर अपने शासन सत्ता का संचालन किया करते थे। उन्हीं राजवंशों में अगले राजवंश के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो राजवंश है मालवा के परमार वंश। मालवा के जो परमार वंश थे ये संभवतः ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट शासकों के सामंत के रूप में थे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो मालवा पे शासन करने वाले ये परमार वंश थे ये संभवतः गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में थे। वे गुर्जर प्रतिहार जो गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद कन्नौज पर हुए त्रिपक्षी संघर्षों में
युद्ध अभियान की नीति का प्रारंभ किए और अंतिम सफलता को प्राप्त भी किए थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में थे और ये मालवा में अपनी एक नई वंश परंपरा को स्थापित किए थे। लेकिन इतिहासकारों के इस विडंबना और विवादित तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे तथ्य आते हैं जो इस बात को बताते हैं कि मालवा पे शासन करने वाले जो परमार वंश थे वो संभवतः राष्ट्रकूट शासकों के सामंत के रूप में थे, जिसके संस्थापक के रूप में उपेंद्र या कृष्णराज करके आता है और उज्जैन को ये अपनी राजधानी घोषित करता है। एमपी के उज्जैन को ये अपनी राजधानी घोषित करता है। इस वंश परंपरा में शासन करने वाले बहुतों सारे राजा आएंगे, लेकिन सारे के सारे कमजोर और काहिल किस्म के राजा होंगे। उनकी कोई बहुत ऐतिहासिक रूप दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस वंश परंपरा पे शासन करने वाला जो पहला स्वतंत्र बादशाह आता है या पहला जो प्रतापी राजा आता है वो सियक आता है, जिसे श्री हर्ष के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। कहा जाता है कि जो सियक था इसने अपने वंश परंपरा को विस्तारित करने के लिए राष्ट्रकूटों से अभियान करता है और ये भी बताया जाता है कि राष्ट्रकूटों को इसने बहुत ही बेसब्री के साथ पराजित करता है और पराजित करके अपने मालवा पे परमार वंशी जो शासक थे उन परमार वंशों को राष्ट्रकूटों से मुक्त करने वाला बादशाह बनके इतिहास में दिखाई देता है। यानी कि एक शब्द आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटों की अधीनता जो थी वो परमार वंशों से समाप्त होने का काम जो हो रही है वो स्पेशल श्रीहर्ष के शासन काल से हो रही है। यानी कि श्रीहर्ष अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे मुक्त कर दिया। यानी कि राष्ट्रकूटों की वर्चस्व अब स्थापित नहीं है। सियक के बाद उसका कोई पुत्र तो था नहीं कि जो गद्दी पे उत्तराधिकार के रूप में आए। यही कारण है कि सियक या श्रीहर्ष के बाद परमार वंशों की सत्ता की अगली बागडोर को संचालित करने वाला बादशाह जो शासन सत्ता पे बैठ रहा है वो सियक का दत्तक पुत्र था, उत्तराधिकार के रूप में आया, जिसका नाम बताया जाता है वाकपति मंजू था। इसने कलचुरी के शासक युवराज द्वितीय को बहुत ही बेसब्री के साथ पराजित करता है। साथ ही साथ चालुक्य के शासक तैलप द्वितीय को बहुत ही बेसब्री के साथ पराजित करता है। इतिहास के अनुसार इस बात को कहा भी जाता है कि जो चालुक्य शासक तैलप द्वितीय था, इस तैलप द्वितीय को लगभग वाकपति मंजू ने 6 बार अपदस्थ किया था। बावजूद इसके तैलप द्वितीय ने हार नहीं माना और उसने परमार शासक पे धावा बोला। जैसे 7वीं बार अटैक करता है तो परमार वंशी शासक यानी कि वाकपति मंजू ने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को अपदस्थ ही नहीं करता है अपितु उसकी हत्या कर देता है। यानी कि चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय की 7वीं अभियान के दौरान हत्या कर दिया जाता है और चालुक्यों की धीरे धीरे इतिहास समापन की ओर दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए इसके अलावा तो जो वाकपति मंजू था, इसने एमपी के धार नामक स्थान पर मंजू सागर अपने नाम का एक सागर बनाया था। मंजू सागर नामक एक तालाब का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही नामी और इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि मंजू सागर नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया था? वाकपति मंजू यानी कि परमार वंशी शासकों ने करवाया था। इसके दरबारी रचयिता जो थे वो धनिक थे, पद्म गुप्त थे और धनंजय थे। ये 3 इसके दरबारी रचयिता के रूप में आते हैं और तीनों लोग इतिहास की गौरवशाली प्रतिभा के लिए एक एक साहित्यिक स्रोतों को छोड़ के चले जाते हैं, जो साहित्यिक स्रोत परमार वंशों के इतिहास को बताने में बहुत ही सुचारू रूप से इतिहास को क्या करते हैं, वो बताने का काम करते हैं। जो इसमें धनिक था, ये धनिक ने यशो रूपावलोकम नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना कर रहा है।
पद्म गुप्त जो था वो कर रहा है 9 सांग शाक चरितम नामक पुस्तक और 10 रूपम नामक पुस्तक की रचना धनंजय कर रहा है। ये तीनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो मंजू के बाद अनेक सारे शासक आते हैं परमारों की गद्दी पे बैठने के लिए, लेकिन सब के सब बेकार किस्म के शासक थे। किसी के बाजू में इतनी फौलाद नहीं भरी थी जो परमारों की सत्ता को अग्रसित कर पाए। लेकिन उन तमाम सारे जाहिल शासकों में एक योग्य शासक आता है जिसका नाम भोज था, यानी कि परमारों की अगली सत्ता की बागडोर को संचालित करने वाला एक प्रतापी शासक आता है जो राजा भोज था। और उसने क्या किया, अपनी राजधानी को उज्जैन से ट्रांसफर करके धार लेकर के चला आया मध्य प्रदेश के धार में और उपाधि कविराज की धारण किया था। इसके शासन काल में बताया जाता है कि इसने भोजपुर नगर और भोजसेन नामक एक तालाब, ये 2 चीजों का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित बहुत सारे पुस्तकों का रचना किया था। जैसे समरागढ़ सूत्रधार की रचना किसने किया था, तो कहेंगे भोज ने। विद्या विनोद की रचना भोज ने किया था और राजमार्तंड की रचना भी भोज के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भोज था उसने धार में ही भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की जब क्लास में लेके आऊंगा तो वहां इन सारे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, इन सारे रिसोर्सेज को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की गुणवत्तापूर्ण क्लास का संचालन किया जाएगा। तो वहां मैं इन मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा, यहाँ अभी बस आपको मंदिर किसने बनाया ऐसा कुछ करके ही बस याद रखिएगा। बाकी क्या है, कौन सी शैली पे आधारित है, क्या उस मंदिर की खासियत और टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे सारे बिंदुओं पे मैं बातचीत अपनी आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में ही लूंगा। तो जो राजा धार था, इसने धार के बारे में भी कहा जाता है कि इसने भोजशाला मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये रहा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी के बाद उदय हुए छोटे छोटे राजवंश, जिसकी वीडियो मैंने 2 इसके पहले डाल चुका है। अगर उस वीडियो को ना देखे हो तो चैनल से जाकर के आप प्लेलिस्ट में पड़े हुए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज मैंने इन सारे बिंदुओं को कवर किया जो 9वीं शताब्दी के बाद उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों के रूप में अपनी सत्ता का संचालन करते थे। इन समस्त बिंदुओं पे मैंने आपसे बातचीत किया। अब जो मेरी क्लास चलेगी, यहाँ मैं आपको एक बार बता ही देता, अब जो मेरी क्लास चलने वाली है उस क्लास में हम लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर सपोज करिए भारत है, यहाँ पे भारत है, तो हम लोग यहाँ का जो इतिहास है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा के ऊपर ही जो हिस्से का इतिहास है इसको मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसके ऊपर के हिस्से को हमने कंप्लीट कर दिया। अब मेरी क्लास जो चलेगी वो मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत के नीचे से लगा साउथ में पड़े कर्नाटका तुंगभद्रा नदी के तट तक के इलाके, इस तुंगभद्रा नदी के तट तक के इलाके, ये वाले बीच के हिस्से के इतिहास हमारी अगली क्लास जब चलेगी तो मैं इस दक्षिणापथ के इतिहास को पढ़ाऊंगा। और जैसे इस दक्षिणापथ के इतिहास पढ़ा लूंगा तो मैं आपको यहाँ सुदूर दक्षिण का इतिहास बता दूंगा। और दक्षिणापथ का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो वहां हम लोग स्पेशल हम लोगों की जो क्लास चलेगी वो वातापी के चालुक्य चलेगी, वेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य चलेगी, और विशेष करके यहाँ राष्ट्रकूट शासकों के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो इन बिंदुओं पे मैं अपनी अगली क्लास के साथ मिलता हूँ, वहां आपसे बातचीत करता हूँ। इतनी सारी बातों का चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इन सारे बिंदुओं को आप पूरी विधिवत से नोटबुक को बनाते हुए चलिएगा और इन सारे बिंदुओं को रिवाइज करते हुए चलिएगा। वीडियो को स्किप किए बिना सारे कंटेंट को गुणवत्तापूर्ण आप साथ साथ रखिएगा। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किए हो या आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख पाऊंगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले
जीएस, जीके और करंट जैसे बिंदुओं को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी मैं मिलता हूं अपनी अगली क्लास में दक्षिणापथ के इतिहास के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।